Okay, great. So, my name is Vinay Verma, and I am currently working as a computer vision engineer. And I am a EC graduate in final year. And I have been the vice chairperson and treasurer for IEEE ADGITM. So, uh, talking something about my current work, like I am working currently in the field of AI and deep learning as a computer vision engineer. And talking about my task in this field is to develop and create neural architectures that help in finding the insights from real RTSP camera, like camera you have seen in CCTV and the video footage. I have to work on that and analyze the footage to generate insights from that, like how many people is. इसमें कोई साउंड नहीं होती. द RTSP फीड्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम कैमरा इज साउंडलेस. सो कोई शोर नहीं होता, शांति से बैठ के अपना काम करते रहो. सिर्फ वो कैमरा की जो फीड्स है कल बिना शोर के सारा काम होता रहता है. ओके. सो why I am taking this seminar is because I have worked a lot in many fields, and uh, just getting a brief introduction about that is, in first year I did nothing, just focused on marks and getting the marks and creating the percentage. एंड बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली न्यू, सो मुझे कुछ पता भी नहीं था ज़्यादा इस फील्ड के बारे में, तो मैंने सिर्फ बेसिक टच किया. एंड IEEE में आके मैंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स पहली बार इंट्रोडक्शन मिला, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी. एंड देन इन सेकेंड ईयर मैंने मशीन लर्निंग के अंदर डेवलप जाने से पहले जावा के अंदर किया, क्योंकि जावा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर टाइम इन हेयर, एंड यू आर जस्ट टू वर्क to get the insights and how to proceed with the career, and if there is some changes in the career. So सब लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने आए हैं, तो सीखने के लिए बेस्ट फीचर यही होगा कि जो भी कोई डाउट हो जाने के लिए है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा. बट टाइम के हिसाब से हमने इसको थोड़ा कवर अप करने की कोशिश करी है, ताकि कम टाइम के अंदर ज़्यादा कुछ कवर हो पाए, जो कि बहुत ज़रूरी है. पहला है, फर्स्ट वी विल कवर अप विद फाइंडिंग योर इनर प्राउड मूवमेंट. इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस चीज़ पे क्या काम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, सो दैट उस काम को हम आगे ट्राई कर सकते हैं. एंड सेगमेंटेशन इज़ डिवाइडिंग द वर्क सो दैट कि इतना सिंपल से वो काम हो पाए. या जैसे कई बार हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स हो जाती हैं करने के लिए, तो हम उन सारी फील्ड्स में एक साथ काम नहीं कर पाते. तो अगर हम उसको सेगमेंट करके काम करेंगे तो काम आसान होगा. एंड उसके बाद एक स्मॉल चीट शीट है, जिनको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि आगे क्या करना है. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, बट ऐसा नहीं है. इसी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत वाइब्रेंट फील्ड है ये. बट अगर किसी को ये पता चलेगा इसकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो वो ज़्यादा कर पाएगा. एंड देन इज़ हमें कौन से स्किल ग्रैब करने चाहिए जिससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए, या जिस भी पोजीशन में हमें जाना है, जिस भी करियर को चूज़ करना है, वो हम कर पाएँ. एंड देन रिज्यूमे ब्रेकडाउन इट इज़ जस्ट सेगमेंटिंग द पार्ट्स इन विच जो सब रिज्यूमे को बनाने में काम आते हैं, या जिनका कंट्रीब्यूशन रिज्यूमे के अंदर होता है. एंड द फाइनल थिंग वुड बी व्हाट टू डू इफ़ वी आर स्टक. दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए. तो ये सेल्फ टू लुक लाइक, तो पहले तो इमेजिन करना पड़ेगा कि तुम्हें करना क्या है एंड किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है. तो उसके इमेजिन योर सेल्फ एज अ प्रोफेसर, कि तुम किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो या किसी कॉलेज में लेक्चर दे रहे हो. सो दैट इज़ फर्स्ट पार्ट. एंड सेकेंड पार्ट इज़ वर्किंग इन MNC. अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से वर्किंग इन MNC कर बहुत अच्छी होगी और बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, तो वो आप वो भी सोच सकते हो. एंड अगला है गवर्नमेंट एम्प्लॉय. अगर आप कुछ अपने नेशन के लिए करना चाहते हो, या आपको लग रहा है कि आप गवर्नमेंट के लिए कुछ बनाना चाहते हो, या उस फील्ड में ज़्यादा काम करना चाहते हो, तो इस फील्ड में भी आप जा सकते हो. तो ये बेसिकली मैंने 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, जिससे हम तीनों में
कंपैरिजन कर पाएँ कि आप जिस फील्ड में जिस पर शॉर्ट में होते हैं, अगर कोई प्रोफेसर बनना चाहता है या प्रोफेसर लाइन में मोस्टली फॉरेन कंट्रीज़ में होती है, तो इंडिया में अगर वो मास्टर्स करेगा तो एमटेक, एंड बाहर करेगा तो वो एमएस। एमएनसी के लिए अगर किसी को जाना है या एमएनसी की तरफ जाना है तो उसको इंटरव्यूज़ प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इंटरव्यूज़ में बेसिकली कॉम्पिटिटिव कोडिंग एंड ग्रुप डिस्कशन, ये सारे बेस्ट तरीका ईसी के अंदर है कि गेट का जॉब एट दैट टाइम, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज हैं जो जॉब के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ही पीएचडी सेट करती हैं। तो जैसे फेसबुक का रिसर्च ग्रुप है एंड गूगल का रिसर्च ग्रुप है, सो आप पीएचडी करके या एमटेक करके भी उस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली डिफरेंस एमएनसी और गूगल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर यही है कि एमएनसी में अप्लाई करने के लिए आपको टेक्निकल एक्सपोजर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा इंटरव्यू क्लियर करने में। एंड अगर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह जाना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, तो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। जो आपका पूरा सब्जेक्ट है जो 4 साल में पढ़ाया जाए, उसके लिए वो हम बाद का सेशन लेंगे। अभी बस ये ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं कि ईसी के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है, या क्या क्या फील्ड्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चीट शीट है वो ये है कि इसको 5 स्टेप में डिवाइड कर रखा है, डेडिकेशन के साथ कर पाएंगे। तो इसका पहला स्टेप आता है इनिशिएशन मीन्स जब किसी सीनियर को तुम किसी पोजीशन पे देखते हो एंड उस पोजीशन पे तुम्हें लगता है कि हाँ ये काम बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट, या इंटरेस्ट है like someone doing machine learning or someone working in VLSI or some person as a scientist in DRDO। तो जब तुम्हारा मन करता है उस चीज़ को देख के कि हाँ मुझे भी इस फील्ड में जाना है एंड मुझे भी इस फील्ड तक पहुंचना है और यही सब करना है, तो वो इनिशिएशन है। इनिशिएशन इज़ मोटिवेशन जो मिलती है बाकी लोगों को देखने से। फिर एक्सप्लोरेशन, तुमने एक बार उस पर्सन को देखा वो काम करते हुए एंड उसको एक्सप्लोर करते हुए देखना चाहते हो, तो तुम उससे बात करोगे, उससे समझोगे कि तुम्हारी फील्ड में क्या काम होता है एंड कैसे आप इस फील्ड में पहुँचे। सो इनिशिएशन के बाद सीधा नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सप्लोरेशन। तुम एक्सप्लोर करते हो उस फील्ड में और क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे पहुँचा जा सकता है या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए। उसके बाद ये भी देखोगे कि आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं। एंड जब सारा डेटा करेक्ट हो जाए एक्सप्लोरेशन स्टेज पे, तो हम डिसीजन मेकिंग स्टेज पे जाते हैं। सो डिसीजन मेकिंग स्टेज के अंदर हम सोचते हैं कि क्या इस चीज़ के लिए आगे कुछ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो फील्ड बताई, जिस सीनियर से हमने डिस्कशन करी, क्या वो फील्ड काम करने के लिए है या वो मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड है भी या नहीं। तो वो डिसीजन मेकिंग स्टेज से हम क्लियर करते हैं। अगर वो नहीं होती तो हम डिसीजन मेकिंग स्टेज पे रुक जाते हैं, बट अगर अच्छी लगती है तो हम 4th स्टेप पे मूव ऑन करते हैं, जो कि प्रिपरेशन होता है। देन वी विल प्रिपेयर फॉर दैट थिंग या फॉर दैट करियर। जैसे अगर किसी को गेट देना है, तो इनिशिएशन में सपोज़ किसी पर्सन ने किसी को देखा कि वो गेट का एग्ज़ाम दे के किसी अच्छी पोजीशन पे अच्छे करियर पे गए, तो हम भी करेंगे। फिर हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे, उस गेट एग्ज़ाम के बारे में पढ़ेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है और मेरी फील्ड के हिसाब से कौन सा एग्ज़ाम बेस्ट है एंड उसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। एंड देन डिसीजन मेकिंग, हम सोचेंगे कि क्या सारे काम छोड़ के गेट की प्रिपरेशन करना एक वर्थ चीज़ है या नहीं, क्या ये आगे करियर में हेल्प करेगा भी या नहीं, या क्या मुझे सच में एमटेक करनी है या जस्ट ऐसे ही देख के अच्छा लगा। अगर अच्छा लगता है तो हम पार्ट 4 पे जाते हैं, जिसमें हम सारी चीज़ें छोड़ के उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, उसके लिए कोर्सेज देखना शुरू करते हैं, कोचिंग्स लेते हैं। एंड ये सारे काम करने के बाद 5th स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन का। तो हमें सब कुछ प्रिपरेशन हो गई, हमने सब प्रिपेयर कर लिया उस गेट एग्ज़ाम के लिए। देन फाइनली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एग्ज़ाम के दिन। एंड एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करने के बाद हम कोशिश करेंगे मैक्स टू मैक्स सबसे कम रैंक लाई जाए। जितनी कम रैंक होती है उतने ज़्यादा बेटर होता है। तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएँ और कम से कम रैंक लाएँ। सो ये चीट शीट हम आगे तक फॉलो करेंगे, पर इस पूरे वेबिनार के अंदर बेसिकली मेरा फोकस ये रहेगा कि हम इनिशिएशन पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इनिशिएशन से आपको फील्ड्स एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। आपको जो फील्ड ज़्यादा अच्छी लग रही है, जिस फील्ड में आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ काम कर सकते हैं, देन उसके ऊपर एक्सप्लोर आप लोग खुद करें। तो इनिशिएशन तक हमारा कोट है, इसके अंदर बस ये कहने का मोटिव है कि द रीज़न वाई मोस्ट पीपल नेवर रीच देयर गोल्स इज़ दैट दे डोंट डिफाइन देम।
or ever seriously consider them as believable or achievable. Winners can tell you that they are going, what they are planned to do along the way, and who will be sharing the adventure with them. सो इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा क्लियर है कि अगर तुम किसी सिंपल इंसान से पूछोगे जिसका गोल क्लियर नहीं हुआ, तो वो हमेशा ही कंफ्यूज रहेगा, मुझे नहीं, उसे नहीं समझ आएगा, उसको जो तुम फील्ड बताओगे वो फील्ड वो करने लग जाएगा बिना कुछ सोचे समझे. बट जिसको पक्का पता है कि मुझे इसी करियर में जाना है एंड मुझे गेट ही क्लियर करना है, तुम कुछ भी बोलो मुझे नहीं सुनना किसी का, तो वो लोग का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है. बेसिकली वो एक दिन में सक्सेस नहीं भी मिल पाए उन्हें तो नेक्स्ट डे पे वो मिल जाती है. सो इसका बस यही लिंक था कि अपने गोल को क्लियर रखो और आगे जो भी करना है, जो भी सोचना है, जिस भी फील्ड में मूव ऑन करना है, उस फील्ड के बारे में सीरियसली प्लान बनाओ. और कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, अचीव करना आसान है. और अगर किसी कंपनी के अंदर 1000 जॉब्स हैं बट तुम्हें सिर्फ एक ही चाहिए, तो तुम्हें वो 1000 से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे उसके लिए 1000 लोग अप्लाई करें चाहे 2000 अप्लाई करें, तुम्हें सिर्फ एक ही जॉब चाहिए. यहाँ जितने भी लोग ऑनलाइन हैं शायद उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 2 जॉब पे एक साथ होगा, कि गूगल में भी बैठा है, एक अमेज़ॉन में भी बैठा है. सो जो नहीं होता है तो सबको एक ही पोजीशन चाहिए होती है, चाहे कितनी भी भीड़ हो. अगर उसको वो चीज़ चाहिए तो वो ही चाहिए और वो करके रहेगा. बट अगर यही सोचते रहोगे कि यहाँ इतनी भीड़ है, इस फील्ड में जाना बेकार है, तो आगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएंगी. हर चीज़ में भीड़ है. तो बेसिकली जो चीज़ तुम्हें चाहिए उसके लिए डेडिकेशन दिखाओ और उसको कंप्लीट कर लो. सो ये एक बेसिक सा चार्ट है इनिशिएशन के, जो इनिशिएशन बताया था करियर का फर्स्ट स्टेप, उसके अंदर ये आता है. इसके अंदर पूरी वैरायटी है सारी चीज़ की, थोड़े थोड़े एग्जांपल्स हर चीज़ के लिए गए हैं. पहला पार्ट है रिसर्च यूनिट, इसमें आता है इसरो, DRDO, बार. सो इसरो, इसमें अगर किसी को अगर इस फील्ड में जाना है तो इसमें मिसाइल्स और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पे काम करने को मिलेगा. एंड अगर DRDO में जाना है तो डिफेंस एंड मिलिट्री सेक्टर में काम करने को मिलेगा. एंड बार में जाना है तो एटॉमिक रिसर्च के अंदर ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिलेगा. एंड अदर PSU हैं जो ECE के अंदर कोर ब्रांच को देती हैं. कोर ब्रांच को बहुत प्रेफर किया जाता है. अगर किसी को कोर ब्रांच चाहिए तो इनको प्रेफर कर सकता है. NIELT, इसमें साइंटिस्ट बन सकते हैं. शुरू में असिस्टेंट साइंटिस्ट होंगे एंड धीरे धीरे साइंटिस्ट लेवल पे पहुंचेंगे. ये भी रिसर्च बेस्ड है. एंड ONGC इज़ ऑयल रिलेटेड कॉरपोरेशन. सो अगर किसी को इस फील्ड में जाना है तो ये भी गेट के थ्रू ही होता है. एंड फाइनली DMRC, तो DMRC में भी अप्लाई कर सकते हैं. एंड अदर स्टफ, अगर किसी को सॉफ्टवेयर के लिए MNC में जाना हो तो सबको एग्जांपल याद होता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, ये सबको पता होता है और सबको इन तीनों में जाना होता है. तो ये MNC सबसे टॉप पे हैं जिनको ऑलमोस्ट सब चाहते हैं कि इस कंपनी में एक बार डेवलपर, जावा डेवलपर ऐसा बन जाते हैं. एंड माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेज़ॉन में भी यही रहता है. देन कोर MNC, अगर आप कोर फील्ड में काम करना चाहते हैं, जैसे ECE की कोर ब्रांचेस हैं एंटीना एंड रेडियो और रेडार, सिग्नल प्रोसेसिंग, और आता है नेटवर्क इंजीनियर. सो अगर आपको कोर MNC में काम करना है तो आप एयरटेल और ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनके अंदर आप काम कर सकते हैं एज एन नेटवर्क इंजीनियर. नेटवर्क इंजीनियर का काम यही होता है कि नेटवर्क को एनहेंस कैसे किया जाए और एंटीना की पोजीशन या कौन सा एंटीना कहाँ लग सकता है, तो इसके बारे में जिसको अच्छी रिसर्च होती है वो इस फील्ड में जा सकता है. एंड ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स में से एक है. एंड अगर कोर MNC के अंदर आपको VLSI और एम्बेडेड में जाना है, SOC वाली होती हैं, सिस्टम ऑन चिप, ये कंपनीज़ के अंदर आप जा सकते हैं अगर आपको कोर MNC में जाना है. बट प्रॉब्लम बस इस कंपनी की है कि इनको एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए होता है. ये फ्रेशर्स को इतनी जल्दी जॉब नहीं देते हैं. एंड इनको क्वालिफ़िकेशन भी ज़्यादा चाहिए होती है. लाइक ये BTech को कम प्रेफरेंस देते हैं, इनको थोड़े बड़े लेवल के लोग चाहिए थे जैसे M.Tech या PhD, उनको ये सीधा रिसर्च फील्ड में डाल देते हैं. एंड अगर आपको इनमें से किसी फील्ड में नहीं जाना तो एक अलग ही ग्रुप होता है जिसमें आप जा सकते हो. उसमें कोई बुराई नहीं है. ऐसा नहीं है कि अमाउंट कम है या ज़्यादा, मे बी ज़्यादा अमाउंट भी हो सकता है इससे,
सो वो है सेल्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशंस एंड एक्टर, डांसर, म्यूजिशियन, स्टार्टअप ओनर, बिजनेसमैन। एंड जो तुम्हें आंसर है, बिकॉज ये बहुत बड़ा स्कोप देता है, तुम्हारे जो स्किल्स हैं उसको तुम कहीं भी यूज़ कर सकते हो। एंड यू मे हैव हर्ड अबाउट nomads, tech nomads. So these are the people who just travel from one place to another with their laptop only, and वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी घूम रहे होते हैं, अपने लैपटॉप लेके वो काम कर रहे होते हैं। सो सर्च करना यूट्यूब पे, गूगल पे, वो नोमैड्स होते हैं, टेक्निकल नोमैड्स, एंड वो कहीं पे भी बैठ के काम कर रहे होते हैं और फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं। सो बहुत सारी फील्ड्स हैं एक्सप्लोर करने के लिए, बट अभी हम फोकस करेंगे कि जाएं। सो एज एन ईसी इंजीनियर कितने ऑप्शंस हैं एक सिर्फ ईसी इंजीनियर के लिए, कि वो अगर ईसी बीटेक है तो उसके आगे वो और क्या क्या फील्ड्स में जा सकता है। सो अगर आप किसी को कोर ब्रांच में जाना है, ईसी की कोर ब्रांचेस में जाना है, तो दो ऑप्शंस हैं इसके लिए। या तो अगर अपना गेट का स्कोर यूज़ करके पीएसयू के लिए अप्लाई किया जाए। गेट स्कोर आपको थर्ड और फोर्थ ईयर के अंदर गेट एग्ज़ाम देना होता है, उसका जो स्कोर होता है उसके अंदर आपको वो स्कोर से एप्लीकेशन दी जाती है। लाइक अगर आपको रैंक उसका एग्ज़ाम नहीं देना है, उस कंपनी का एग्ज़ाम नहीं देना है, या उस ऑर्गेनाइजेशन का एग्ज़ाम नहीं देना है, और अगर आपका गेट स्कोर बहुत अच्छा है, तो आप सिर्फ उस गेट स्कोर के हिसाब से उस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। एंड वो गेट स्कोर बाकी सारे कैंडिडेट्स के साथ कंपेयर होगा, एंड इफ़ क्राइटेरिया में आप ज़्यादा आते हैं या अगर रैंकिंग के हिसाब से आप ऊपर होते हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन होने के। या अगर आपका गेट के अंदर इतना नहीं हुआ या गेट का स्कोर नहीं आया, तो आप इंडिविजुअली भी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हो। ये ऑर्गेनाइजेशन जो कोर फील्ड वाली हैं, ये अपने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती हैं, तो इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल टाइम टेबल बना के कैलेंडर पे एक एक चीज़ का टाइम नोट करके, डेट नोट करके रखना पड़ेगा कि कौन सा एग्ज़ाम किस दिन है एंड उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट कोर फील्ड में आपको दोनों तरफ से ऑप्शंस हैं, ये नहीं कि अगर किसी ने गेट नहीं दिया तो रह गई कंपनीज, ऐसा नहीं है। तो दूसरे तरीके से भी एग्ज़ाम्स में जा सकते हैं। एंड नाउ ओके, सो कोर ईसी फील्ड्स जो रिसर्च की हैं गवर्नमेंट सेक्टर की हैं, इसके अंदर इनके एग्ज़ाम्स अलग से भी होते हैं, इंडिविजुअली भी ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम्स कराती हैं। एंड इनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इनका एडमिशन या इनके लिए रिक्रूटमेंट गेट स्कोर के हिसाब से भी होती है। सो इसके बेसिकली हमने जितने भी ईसी में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो सारे इसके अंदर कंसिडर होते हैं। अगर आपको उसके फील्ड्स के या उस सब्जेक्ट्स के कुछ ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड उसके अंदर और आगे करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करके आप इन फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे कोर ईसी के फील्ड्स के सब्जेक्ट्स जैसे डिफेंस सेक्टर के अंदर कौन से आते हैं, एंटेना, रेडार, सैटेलाइट नेविगेशन, एनालॉग प्लस डिजिटल कम्युनिकेशन। सो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा जाने के लिए। और अगर आपको एम्बेडेड सिस्टम्स में जाना है, एम्बेडेड सिस्टम में बहुत इंटरेस्ट है एंड इस पर बहुत काम किया है, VLSI, VHDL, इस फील्ड में आपने काम किया है, तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। इसके लिए ग्रुप के अंदर चीज़ें हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड सर्किट ऑन चिप्स, सेमीकंडक्टर, VLSI, VHDL एंड एम्बेडेड सी। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप एम्बेडेड सिस्टम्स की तरफ से ईसी के कोर फील्ड्स में जा सकते हैं और इसके अंदर रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। बेसिकली ये मैंने सिलेक्ट करी है गवर्नमेंट सेक्टर की, जिनका एग्ज़ाम इंडिविजुअली भी होता है, प्लस आप गेट का एग्ज़ाम दे के भी इनमें एडमिशन ले या रजिस्ट्रेशन या रिक्रूटमेंट ले सकते हैं। सो इसमें आता है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, DRDO, इसरो, बार्क, NIELIT एंड ONGC। सो ये कुछ फील्ड्स हैं, कुछ टॉप कंपनीज या कुछ टॉप ऑर्गेनाइजेशन है जिनको मैंने लिया है, और भी बहुत सारी हैं, बट ये एग्जांपल के लिए इनको लिया है। एंड आगे चलते हैं। कोर ईसी फील्ड प्लस रिसर्च इन प्राइवेट सेक्टर। सो ये पूरा ग्रुप है एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी का। तो इन कंपनीज़ के अंदर आता है इंटेल, क्वालकॉम, सैमसंग, एनवीडिया, AMD, एयरटेल, HCL एंड AWS का नाम सबने सुना होगा, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज।
ये IoT रेंज प्रोवाइड करता है। IoT रेंज के अंदर इनके डिवाइसेस होते हैं जिनके अंदर R&D किया जाता है ताकि ये AWS से क्लाउड के थ्रू कनेक्ट होके पूरा एक्सेस कर पाएँ। सो इस फील्ड में भी बहुत स्कोप है EC रिलेटेड चीज़ों का, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही IoT डिवाइसेस बने होते हैं। सो नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये सबसे हॉट टॉपिक टाइप की चीज़ है क्योंकि इसके पीछे सब भाग रहे होते हैं, ऑलमोस्ट सब इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं। और क्योंकि ये बहुत इजी है कि अगर कोई कंपेयर करेगा VLSI को वर्सेस पाइथन को, तो जिसने कभी भी VLSI करी होगी वो पता कर पाएगा कि VLSI किस लेवल पे है और पाइथन किस लेवल पे है। बट हाँ, मास्टर करने में अगर VLSI किसी ने मास्टर कर ली तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी एज पाइथन, बिकॉज कंपैरिजन जितने लोग VLSI की तरफ जाएंगे उतने उससे बहुत ज़्यादा लोग पाइथन की तरफ जाएंगे। सो वो आपको चॉइस करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो करें ताकि उसी फील्ड में जाने को डेडिकेशन मिले। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3 पार्ट जो मैंने अभी बेसिकली चुने हैं वो है कॉम्पिटिटिव कोडिंग, डेटा साइंस, डीप लर्निंग एंड ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट। सो इसको मैंने कैटेगराइज इसलिए की है कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग के अंदर आपको मशीन लर्निंग AI आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आती है तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग अगले लेवल पे जा सकती है, बट अगर नहीं भी आती तो डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++, जावा ये दोनों प्रेफर्ड लैंग्वेज हैं, बिकॉज पाइथन का अगर किसी ने यूज़ करी हो तो ऑलमोस्ट सब ने यूज़ करी होगी, तो पाइथन को कंपाइल होने में और रन होने में बहुत टाइम लगता है, बट C++ एंड जावा बहुत फास्ट हैं। सो फॉर प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर C++ जावा प्रेफर की जाती है। एंड देन ये जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग पार्ट है ये इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, लाइक जो TCS का एग्ज़ाम होता है, विप्रो का एग्ज़ाम होता है, एंड जितने भी ये एग्ज़ाम होते हैं सिलेक्शन एग्ज़ाम, तो उनके अंदर कॉम्पिटिटिव कोडिंग पूछी जाती है एंड उनके उसके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, एंड जिसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसके हिसाब से मार्क्स लगते हैं एंड उसके हिसाब से सेगमेंटेशन होता है कि किसको सिलेक्ट करना है नहीं। सो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है अगर किसी को एग्ज़ाम्स या MNC के लिए प्रिपेयर करना है। एंड फिर फील्ड आती है डेटा साइंस और डीप लर्निंग। इसको मैंने एक फील्ड में लिया है बट ये एक फील्ड नहीं है, ये थोड़ी अलग फील्ड है। डेटा साइंस इज़ वर्किंग ऑन डेटा सेट्स लाइक CSV फाइल, न्यूमेरिकल वैल्यूज़। एंड जैसे अभी कोविड चल रहा है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये ले सकते हैं। कोविड के अंदर कितने सारे फैक्टर्स हैं, लाइक सबके मल्टीपल एज ग्रुप, और उस एज ग्रुप के बाद किस पर्सन ने कितना टाइम बाहर स्पेंड किया, या कौन कितनी देर तक बाहर रहा, कौन किस किस देश में गया, किस देश के लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा है। ये सब एक डेटाबेस है जिसमें हम हर पर्सन का, हर एक इंडिविजुअल का कुछ डेटा हमारे पास प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना है, डेटा साइंस यूज़ करके, डेटा साइंस से एल्गोरिथम बना के उस डेटा के अंदर फ्लो ढूंढना है, उसके अंदर लिंक ढूंढना है कि जो पर्सन इतने टाइम से ज़्यादा टाइम तक रहा वो ये था, उनको कोरोना जल्दी हुआ, या मतलब लिंक कोई आप अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके। अगर ऐड सेटिंग्स में जाएंगे, ऐड सेटिंग्स में आपको एडवर्टीजमेंट सेटिंग्स के अंदर जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनलाइज्ड ऐड, तो उसने आपको सब कुछ प्रेडिक्ट कर रखा होगा, एक एक चीज़ उसमें प्रेडिक्टेड होगी कि आपकी एज किस रेंज की है एंड आप किस इनकम ग्रुप के अंदर हो और आप क्या क्या चीज़ें पसंद हो, कुछ डेटा वो मैच करके पता कर ले। सो दिस इज़ डेटा साइंस। एंड डीप लर्निंग के अंदर आ जाते हैं न्यूरल नेटवर्क्स, जिसके अंदर हम क्या इसको इससे कुछ इन्फ्रेंस निकाल के आगे हमें ऐसे ही रिजल्ट दो। जैसे सपोज हमारे पास कैट की 20 इमेजेस हैं एंड डॉग की 20 इमेजेस हैं, हमने AI को दे दिया ये सारी कैट की इमेजेस हैं, डॉग की इमेजेस हैं। तो डीप लर्निंग क्या करेगा, उस न्यूरल नेटवर्क के अंदर की जितनी वैल्यूज़ होंगी, जैसे कैट का कलर क्या है या उसकी लेंथ कितनी होती है, तो वो सारी चीज़ें वो कंसीडर करेगा उस पूरे इमेजेस के डेटा सेट में, और उस डेटा के सेट के हिसाब से एक कैलकुलेशन करके एक नंबर निकालेगा अपने हिसाब से कि जिस पे लाइंस है वो ये है, जिस पे लाइंस नहीं है वो डॉग है। तो वो उस बेसिस पे अगली जो भी हम उसे इमेज पास करेंगे उसके हिसाब से उसको कंपेयर करके रिजल्ट देगा। सो दैट इज़ डीप लर्निंग। उसमें भी आप जा सकते हैं, उसमें बहुत स्कोप है, बहुत रिक्वायरमेंट है डीप लर्निंग में।
प्रॉब्लम बस ये है कि डीप लर्निंग के लेवल के लोग जो होते हैं वो बहुत कम मिल पाते हैं, क्योंकि लोग इतने डेप्थ में ये सब नहीं कर रहे होते हैं। वो सिर्फ कोर्सेज और सर्टिफिकेट्स लेके आगे चले जाते हैं एंड इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उस टाइम पे उनका सिलेक्शन नहीं होता है। बट कोर्स आना चाहिए, वो सिर्फ ऊपर से नहीं आना चाहिए, आपको डेप्थ से सब कुछ आना चाहिए। एंड देन द फील्ड इज डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट। ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट, एंड इसका भी बहुत स्कोप आजकल चल रहा है, क्योंकि अब हमारी जो मशीन लर्निंग होती है और डेटा साइंस, मशीन लर्निंग जो AI बेस्ड है, वो वेब डेवलपमेंट में इंटीग्रेट हो चुकी है। तो आपका ब्राउज़र जो है वो पूरी कैलकुलेशन मशीन लर्निंग और AI की अपने ही सिस्टम पे कर सकता है। तो जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमारे ब्राउज़र पे चलेंगी। तो उससे क्या हो रहा है, लोग अब शिफ्ट होते जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट की तरफ, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो किसी के ब्राउज़र के अंदर डेवलप की जाएँ और उसके अंदर डिप्लॉय की जाएँ। एंड इसके अलावा कुछ फील्ड्स जो हैं वो है क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एंड कंप्यूटर विज़न। सो ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर किसी को इंटरेस्ट है इस चीज़ में। एंड अगर ये सारे काम करते हैं तो कौन सी कंपनीज मिलती हैं? फैंग इज़ एन एक्रोनियम फॉर फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, राइट। सो अ लिटिल सम इनोवेशंस जो अभी ECE की वजह से है। ECE की ब्रांचेस बहुत वर्सेटाइल है। ECE की ब्रांचेस के जो लोग हैं उनकी जॉब प्रोफाइल बहुत अलग होती है। एंड इसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा सपोर्ट मिलता है एंड कम्युनिकेशन का भी मिलता है, जिससे दोनों ब्रांचेस को लिंक करने हमें आ जाएगा। सो जिसको भी ECE में इन डेप्थ नॉलेज होती है उसके लिए बहुत सारा स्कोप है, वो किसी भी फील्ड में जा सकता है। ECE ने हमें OSI मॉडल दिया, TCI। अगर किसी फील्ड के अंदर ECE के अंदर ही जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग होती है, वो बाकी फील्ड्स में भी होती हैं, बट ECE के अंदर ज़्यादा इंट्रोड्यूस्ड है। जैसे हमारे वेवलेट ट्रांसफॉर्म होता है, उससे जो मेडिकल इमेजेस है उसका साइज़ 2 GB की इमेज का साइज़ बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, जस्ट ड्यू टू ट्रांसफॉर्म्स। लाइक जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं BDCN या ITC, ये सारे सब्जेक्ट बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आगे मेडिकल फील्ड में या रिसर्च फील्ड में, आगे जितने भी फील्ड। ओके, सो आजकल सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये चल रही है कि रिसेशन आ गया है, आने वाला है, और कोविड-19 की वजह से जॉब पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ऑफिस में लोग नहीं जा पा रहे हैं। एंड उस रीज़न की वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है। जॉब मतलब उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं आ रहा है। तो मेरा यही मानना है कि जॉब का रिसेशन और ये सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट होती हैं, ये कभी भी आ सकती है। अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है तो तुम्हें इस चीज़ से बहुत डर लगेगा, हर बार ही कुछ प्रॉब्लम रहेगी। सो इसका मेरी तरफ से तो बेस्ट ये रहेगा कि अपने स्किल्स को डेवलप करना कभी बंद मत करो, और जितना भी है अपने स्किल्स पे ध्यान दो। अगर तुम्हें एक स्टेबल जॉब भी मिल गई है कहीं जाके, तो भी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना मत छोड़ो, फिर भी अपने उन स्किल्स को इम्प्रूव करो। जैसे कोई नया कोर्स करते रहो हर सैटरडे संडे, अगर सिर्फ सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है तो उस टाइम पे उस कोर्स को करो, बिकॉज जितने ज़्यादा स्किल्स होंगे उतना ज़्यादा डर कम होगा। एंड इस क्राइसिस के अंदर अगर तुम सिर्फ एक जॉब या एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड रहोगे तो चांसेस हैं कि तुम्हें आगे प्रॉब्लम आए। तो बेटर यही रहेगा कि हर बार अपने एक इनकम सोर्स पे डिपेंड ना रह के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करो। सपोज़ अगर कहीं जॉब कर रहे हैं एंड कहीं और से इनकम आ रही है, तो उसके साथ साथ ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो, जिससे तुम्हारी एक्स्ट्रा ग्रोथ होने शुरू हो जाए या एक्स्ट्रा अर्निंग आने लग जाए। और बेसिकली मुझे बेस्ट सबसे लगता है फ्रीलांसिंग। ये मैं भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि फ्रीलांसिंग से जितना अमाउंट मिलता है, जितना एफ़र्ट हमारा लगता है, वो पर आवर के बेसिस पे पे होता है। सपोज़ कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और उसमें आपको पर आवर $100 या पर आवर $50 के हिसाब से मिलता है। सो बेसिकली जो बहुत ज़्यादा है बाकी कंपैरिजन से, बाकी जॉब या से, बट स्टिल ये एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम ही रहेगा। कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए आपको एक ना एक पैसिव इनकम सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। सो ये स्टार्ट कब कर सकते हैं? अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ये देख रहा है, सेकेंड ईयर का देख रहा है, तो मेरे ख्याल से उसे अभी स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत सारे
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं अब जो बहुत सिक्योरली इनकम जनरेट करने का मौका देते हैं, जैसे फाइवर है एंड अपवर्क है। तो इन पे वो अप्लाई करके अभी से स्टार्ट कर सकता है एंड अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकता है। सो वो हम कभी नेक्स्ट सेमिनार अगर होगा तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली अगर तुम इस बार फेल भी हो गए, अगर फर्स्ट सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी हो और उसके बाद भी आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो बट फेल हो गए, तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, कुछ कोई तुम पे डिपेंडेंट नहीं है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर नहीं भी हो पाया उस फ्रीलांसिंग से कुछ, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एंड इसके अंदर चांसेस बहुत कम होते हैं कि कोई तुम्हारा प्रोजेक्ट ले लेगा बट अमाउंट पे नहीं करेगा, बिकॉज ये कंसिस्टेंट लेवल पे होता है, ये बहुत मेंटेन्ड रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से किया जाता है। तो इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं आती है, अभी तक तो नहीं आई है, ना किसी क्लाइंट साइड से आती है, क्लाइंट को आती है, ना तुम्हें आती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है इनकम जनरेट करने का। एंड फाइनली स्किल्स जो तुम्हें हमेशा काम आएंगे, स्किल एक कोडिंग लैंग्वेज तुम्हारे पास होनी चाहिए। चाहे तुम गेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी बैकअप में एक कोडिंग लैंग्वेज रखो जो तुम्हें ढंग से आती है, क्योंकि आगे कभी भी तुम्हें अगर शिफ्ट करने का मन करे या कुछ नया करने का भी मन करे तो बैकअप होना चाहिए। एंड प्रोजेक्ट सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कैलकुलेटर ऐप बनाई बेसिक सी और उसको दिखा रहे हो, वो ठीक है, वो बेसिक लेवल पे ठीक है, बट जैसे जैसे तुम बड़े लेवल पे जाने लगते हो तो जितना भी सारा काम किया उन सब का कंपोज एक प्रोजेक्ट बनाओ। सपोज तुमने एक मशीन लर्निंग का फेस डिटेक्शन का एक प्रोग्राम बनाया, तो अगर तुम उसे सिर्फ फेस डिटेक्शन रहने दोगे तो वो तुम्हारा बेकार रहेगा। तो उससे सपोज़ तुम एक ये प्रोजेक्ट बना सकते हो कि अगर कोई पर्सन कैमरे की तरफ कितनी देर देख रहा है तो एक एरर जनरेट हो कि तुम्हारा स्क्रीन ऑन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो तुम अगर फेस हटा लेना चाहिए। और उसको और ज़्यादा अगले लेवल पे जाके उसको रेस्पबेरी पाई से कनेक्ट कर सकते हो, जो कि IoT डिवाइस है। उस IoT डिवाइस से कुछ सिग्नल या अलार्म जनरेट हो कि पर्सन हट जाए। और बड़े लेवल पे करना चाहते हो तो उसे रेस्पबेरी पाई से रिले कनेक्ट कर सकते हो। सो अगर वो पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम से कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो ऑटोमेटिकली रिले ट्रिप हो जाए। इसको जितना बड़ा जितना कॉम्प्लेक्स बना पाओगे और जितना इसे कंप्लीट कर पाओगे उतना बेटर है, क्योंकि अगर तुमने 3 प्रोजेक्ट लिस्ट कर दिए, एक रिले से प्रोजेक्ट बनाया वो हटा दिया, अगला प्रोजेक्ट फेस डिटेक्शन बनाया वो हटा दिया, एक IoT डिवाइस बनाया वो हटा दिया, तो अगर 3 अलग प्रेजेंट करोगे तो इसकी वैल्यू नहीं रहेगी जितना तीनों का इंटीग्रेशन करके बनाओगे। सपोज़ तुमने बहुत सारी चीज़ें का कंबाइंड एक प्रोग्राम बनाया तो तुम्हें उससे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, उससे ज़्यादा वैल्यू मानी जाएगी रेदर देन स्मॉल बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में। एंड अनदर थिंग इज़, जो भी ये वेबिनार देख रहे हैं मार्क्स पे फोकस करो, इतना भी मत फोकस करो बट एटलीस्ट बैकलॉग मत आने दो। बैकलॉग आना बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, बैकलॉग किसी की नहीं आनी चाहिए। कुछ भी करो, कैसे भी पढ़ो, कोर्स छोड़ के पढ़ाई करनी पड़ रही है वो करो, बट बैकलॉग मत आने दो। ये कोई भी अच्छी या कोई भी प्राउड वाली चीज़ नहीं है। ये अगर जब लग जाती है तो अगले सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम होता है उसमें तुम्हें एग्ज़ाम देना होता है। एंड अगर उस टाइम पे तुम्हारी प्लेसमेंट्स हैं तो सारी प्लेसमेंट तुम्हारी छूटेंगी, क्योंकि वो बैकलॉग्स के लिए स्टेट कर देते हैं कंडीशन, अगर बैकलॉग है तो ये अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपका वहीं पे ही वो बंद हो जाएगा जॉब अपॉर्चुनिटी। एंड नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन एंड स्किल एंड नेटवर्किंग। सो नेटवर्क जितना ज़्यादा बड़ा होगा, नेटवर्क मतलब अच्छे लोगों से नेटवर्क, लाइक तुमने किसी का फ्रीलांसिंग पे काम किया है, किसी के साथ काम किया तो, या IEEE में तुमने बहुत नेटवर्क बना रखे हैं अपने दिल्ली सेक्शन में या कहीं पे भी, सो तुम्हें नेटवर्किंग से फ़ायदा होगा, बिकॉज उन्हें पता होगा कि तुम्हारे स्किल्स हैं। तो अगर कभी नेक्स्ट टाइम तुम्हें जॉब चाहिए होगी, कहीं रेफरल चाहिए होगा, तो वो नेटवर्क तुम्हारी हेल्प करेगा। नेटवर्क में लोग तुम्हें बताएंगे कि हाँ ये पर्सन से हम इस टाइम मिले थे एंड ही इज़ गुड एट कोडिंग, या ही इज़ गुड एट VLSI, एंड या इसने एम्बेडेड में बहुत काम किया है तो हम इसे कंसिडर करेंगे। तो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड कम्युनिकेशन इज़, तुम अपनी बात किसी को समझा कितनी आसानी से पा रहे हो, जितना ज़्यादा इस चीज़ पे काम करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आगे जाके। जितनी मीटिंग, सेमिनार, जो भी चीज़ होगी या इंटरव्यूज़ भी, उसमें भी तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल देखा जाएगा। तो इस पे जितना काम कर सकते हो करो। एंड इंटर्नशिप / प्रैक्टिकल नॉलेज,
ये स्लैश में इसलिए है, अगर तुम इंटर्नशिप नहीं करनी है या तुम एक नाम के लिए सिर्फ इंटर्नशिप कर रहे हो जो तुम्हें कुछ टेक्निकल नहीं सिखा रही है, तो वो तुम्हारा टाइम वेस्ट है, वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक, इससे अच्छा तो तुम एक कोई कोर्स ले लो, एक पेड कोर्स ले लो जिसको कर सकते हो। सो इंटर्नशिप बहुत मैंडेटरी होती है, क्योंकि वो आपके रिज्यूमे में चेक करते हैं कि आपने इस इंटर्नशिप में क्या काम किया, तो वो काम आपको बताना होता है। अगर वो काम इंटरेस्टिंग होता है तो आप आगे डिस्कशन में आते हो, और वो काम अगर बहुत वेग सा हुआ जो आपके प्रोफाइल से बिल्कुल अलग है, तो चांसेस और कम हो जाते हैं कि उसको काउंट किया जाएगा। एंड लास्ट थिंग बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पेशेंस एंड हार्ड वर्क। एक बार कोई चीज़ नहीं हो रही है, उसको कितनी भी बार कर सकते हो, वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार में ही छोड़, जैसे सपोज़ किसी ने बहुत सारी फील्ड ट्राई की है और हर चीज़ का सिर्फ बेसिक पढ़ के वो छोड़ रहा है, तो उसको आगे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ परमानेंटली नहीं कर रहा है। एटलीस्ट अगर कोई चीज़ कर रहे हो, कोई नया स्किल शुरू किया, सपोज एक वेब डेवलपमेंट ही शुरू किया, तो उसको एटलीस्ट एक फ़ाइनल वेब पेज बनाने तक छोड़ के आओ, कि एक पूरा वेब पेज बन गया जो फुली फंक्शनल है, जो डिप्लॉय कर दिया है, उसके बाद आप उस फील्ड को छोड़ रहे हैं। ऐप डेवलपमेंट में किया काम, तो उसका एक ऐप बना के, एक बेसिक से ज़्यादा एडवांस ऐप बना के उसको वहाँ पे छोड़ो। एम्बेडेड में काम किया, तो जब तक एक अच्छे से लेवल पे ना चीज़ आ जाए तब तक उसको मत छोड़ो। तो जब तक 50% कोई चीज़ नहीं आ जाए तब तक उसको छोड़ना बेकार है, क्योंकि उससे तुम अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। जितनी नॉलेज ली है वो सारी गायब हो जाएगी, कुछ याद नहीं रहने वाला इतने टाइम के बाद अगर कभी करोगे। तो जो भी कर रहे हो उसको करो, बोरिंग भी लग रहा है पर एटलीस्ट ख़त्म करो, तभी उसके अगली किसी फील्ड में बढ़ो। सो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है जो मेरे को बहुत सारे जूनियर्स ने बताई। सबको ये प्रॉब्लम आती है, सब मुझसे यही पूछ रहे होते हैं, भैया बताओ कि मेरे को फोकस स्टडीज़ पे करना चाहिए या स्किल सेट पे करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सबको ये प्रॉब्लम आती है। इनफैक्ट मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आई थी कि पढ़ाई पे ध्यान देना है या अपने कोर्स पे ध्यान दें, बट अगर जब कोर्स करने लगते हैं तो पढ़ाई छूट जाती है। सो ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। बेसिकली इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट हम लोग को लगता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों की वैल्यू अलग है और दोनों की वैल्यू बहुत है। टर्म्स एंड कंडीशन इसमें यही है कि अगर तुम बहुत ही कुछ बड़ा कर रहे हो जिसमें तुम्हें 1 या 2 दिन के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़े, तो तुम छोड़ सकते हो। बट अगर तुम पूरे ही सेमेस्टर पे कुछ भी नहीं पढ़े और एग्ज़ाम के टाइम भी तुम बिल्कुल बिना पढ़े रह रहे हो, तो तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे, तुम्हें बैकलॉग मिलेगी, एंड वो बैकलॉग अगले सेमेस्टर तक चलेगी, जिसके अंदर तुम्हें 2 एग्ज़ाम्स का एक साथ पढ़ना पड़ेगा। तो वो तुम्हारे ऊपर ही बर्डन बनता रहेगा। तो एटलीस्ट इतना पढ़ो कि वो सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, एंड सब्जेक्ट क्लियर होके नेक्स्ट लेवल पे तुम पहुंच सको। और आईपीयू में क्लियर करना ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम एक हफ़्ते पहले भी पढ़ोगे तो भी तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। 75% नॉट मार्क्स। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज़ रिज्यूमे के अंदर कितना है। ये जो साइड में पाई चार्ट बना है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन के लिए है कि ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इसमें कुछ भी रिप्रेजेंटेशन मार्क्स के हिसाब से या किसी परसेंटेज के हिसाब से नहीं है। एक रिज्यूमे के अंदर क्या क्या चीज़ अफेक्ट करती हैं? प्रोजेक्ट्स, मार्क्स, कॉलेज ब्रांड, एक्सपीरियंस, बैकलॉग, लीडरशिप स्किल्स और कंसिस्टेंसी। ये सारी चीज़ें कोई भी पर्सन जो आपका रिज्यूमे चेक करेगा वो देखेगा। प्रोजेक्ट्स मैटर करते हैं, वो आपको बताया कि कंबाइंड प्रोजेक्ट्स होने चाहिए और प्रोजेक्ट की कुछ वैल्यू ऐड होनी चाहिए जो आपके अगले जॉब या अगली किसी भी चीज़ के लिए काम आ रही है। एंड मार्क्स एंड ग्रेड्स, मार्क्स आपके जितने ज़्यादा होंगे उससे आपको एक फ़ायदा होगा कि बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर एक क्राइटेरिया होता है, कट ऑफ क्राइटेरिया। सपोज़ आप 75% से नीचे परसेंटेज है तो उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि 75% आजकल क्राइटेरिया बहुत सारी चीज़ों का बन चुका है। सपोज़ आपको माइक्रोसॉफ्ट या कहीं और अप्लाई करना है तो मार्क्स मैटर करते हैं, चाहे आपके कितने भी स्किल्स होंगे और वो 75% से आप नीचे होंगे तो कोई आपको नहीं पूछने वाला, क्योंकि आपके स्किल्स कम हैं, तो आप उस कंपनी में जॉब नहीं कर पाओगे चाहे आप कितने भी स्किल्स ले लें। तो बेसिकली सब्जेक्ट नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज दोनों का बैलेंस होना चाहिए। कॉलेज ब्रांड, ये इसलिए है कि कॉलेज मैटर करता है बट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। कई बार ऐसा होता है कि सिंपल कॉलेज या थर्ड ईयर के कॉलेज
के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी कॉलेज स्टूडेंट्स और रेप्यूटेड कॉलेज, बट हल्का सा वो मैटर करता है। तो उसको कवर अप करने के लिए आपके पास प्रोजेक्ट बहुत होने चाहिए, मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए या डिसेंट होने चाहिए, एंड एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए। सो जितने ज़्यादा आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते रहेंगे उतना कॉलेज का नाम जो है वो फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। एंड बैकलॉग्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बैकलॉग्स बहुत प्रॉब्लम देती हैं। अगर आपको थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर में कभी भी आती है तो आपको फाइनल ईयर में प्लेसमेंट में बहुत परेशानी देने वाली है। लीडरशिप स्किल्स की ये भी बहुत मैटर करता है कि आपने कितनी चीज़ को लीड किया, सो दैट कंपनी आपको बाकी लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए सेलेक्ट कर पाए। एंड कंसिस्टेंसी इज़ आपने एक कोर्स किया, उसके बाद जस्ट दूसरा कोर्स किया, उसे ख़त्म कितने टाइम में किया, उसके प्रोजेक्ट्स कितने बनाए। तो कंसिस्टेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज एक प्रोजेक्ट एक बार किया, उसके बाद अगला प्रोजेक्ट 2 महीने या 3 महीने बाद किया, तो तुम्हें उतने गैप के अंदर वो सारी चीज़ें भूल चुके होगे, तो आधे स्किल्स जा चुके होंगे। ये मेरे को तो नहीं पता था, बट मैंने एक टॉपर फ्रेंड से कंसल्ट करके ये पॉइंट्स प्रिपेयर करे हैं, जिससे किसी भी पर्सन को अगर गेट के लिए प्रिपेयर करना है एंड उसको अपने मार्क्स इम्प्रूव करने हैं, तो ये बेसिक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं। सो पॉइंट्स बहुत सिंपल हैं, बट हम लोग ये अगर फॉलो करें तो हमारे मार्क्स भी बहुत अच्छे आ सकते हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बेसिक्स जितने होते हैं वो सारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से एक हफ्ते पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और जो भी पढ़ रहे हो वो एक बुक से पढ़ो, उस एक पूरी बुक को ख़त्म कर जाओ, जितनी भी अच्छी बुक है, जो भी उसमें लिखा है सब पढ़ जाओ। एंड जो भी नोट्स बना रहे हो, जितने अच्छे क्वालिटी के नोट्स होंगे उतना ज़्यादा आगे तक रिटेन रह पाएंगे। कितना भी मुश्किल हो, बट सिलेबस पूरा ख़त्म करो। एंड लास्ट ऑप्शन, डोंट टच आकाश, बिकॉज बहुत शॉर्टकट टाइप का होता है कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आकाश पढ़ के कर लो, बट ऐसा करने से मार्क्स कम आते हैं, शायद इसलिए ही कम आते हैं मार्क्स। तो आकाश को अवॉइड करो जितना ज़्यादा हो सके। उससे अच्छा तो पहले पूरे टॉपिक जितने हैं वो कवर कर लेना। एंड देन अब फाइनली हम उस टॉपिक पे आ गए हैं कि अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है उस टाइम पे कि हमें करना क्या है, किस फील्ड में जाना है, या बिल्कुल ख़त्म हो चुका है दिमाग, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बंद कर दें, या कोई प्लेसमेंट नहीं मिल रही है, अभी प्लेसमेंट में दिक्कत आ रही है, तो उस टाइम कुछ मत करो। जैसा इस इमेज में दे रखा है, वन वे, सिर्फ सिंगल वे में चलते रहो। जो तुम कर रहे हो वो कंटिन्यूसली करते रहो। अगर एक कोर्स कर रहे हो और आगे जो हो रहा है सब कुछ भूल जाओ, नहीं समझ आ रहा कुछ तो भी उसी कोर्स को करते रहो। धीरे धीरे आगे जाके वो चीज़ समझ आनी शुरू होगी। जितना ज़्यादा टाइम उस चीज़ को सोचने में और उस चीज़ के लिए कंफ्यूज रहने में लगाओगे, वो उतना तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तो तुम्हारा वो नुकसान नहीं ठीक होने वाला। तो बेटर है जब उस टाइम पे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या किस फील्ड में काम करें, कहाँ जॉब करें, किस प्लेसमेंट में जाएं, क्या ना करें, जो हो रहा है वो होने दो, और अपना जो काम कर रहे हो वो अपनी पूरी मेहनत से करते रहो। जो भी कोर्स है वो कंप्लीट करो। एंड बस यही है कि टाइम वेस्ट ज़्यादा ओवर थिंकिंग में करना बेकार है, क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं है उसमें। तुम करते रहोगे तो धीरे धीरे क्लियरिटी अपने आप आती रहेगी। थर्ड ईयर में सबको कन्फ्यूज़न बहुत होती है, उसके बाद जब फोर्थ ईयर आता है तो हम सेटल होना शुरू कर देते हैं कि चलो ठीक है कर लेते हैं यहाँ पे जॉब, या कर लेते हैं ये, तो उस टाइम पे क्लियर होता है। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम है, टाइम वेस्ट अवॉइड करना है कि नहीं करना है, उसकी जगह कोई और कोर्स पकड़ लो, कुछ भी रैंडम करना शुरू करो, बट करते रहो। ओके, सो अगर अभी भी या रोहित ठाकुर, सो हाँ, मैंने VLSI फील्ड ट्राई करी है, मैंने इस पे काम किया। जो गेट्स होते हैं एंड और नॉट, इन गेट्स को क्रिएट किया जाता है यूजिंग कलर कोडिंग एंड ऑल दैट। तो इस फील्ड को ट्राई मैंने किया, मैंने इस पे काम किया, बट एक लेवल पे जब ये फील्ड मुझे नहीं समझ आई ज़्यादा, तो मैंने ये फील्ड वहीं पे ही पूरा क्लियर करके, जितना कंसेप्ट था वो क्लियर करके, उसके बाद वापस कोई नई फील्ड में आ गया, क्योंकि उतना टाइम वेस्ट नहीं करने का मन था, तो शिफ्ट हो गया। बट VLSI फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, इसके अंदर प्लेसमेंट आगे बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और रिसर्च फील्ड में जाओगे तो
अंदर ओके, एम्बेडेड कहाँ से पढ़ें? सो एम्बेडेड के लिए आपको बुक्स कंसल्ट करनी पड़ेंगी, जो कि आप कोई कोर्स भी कर सकते हो, बिकॉज एम सारे कोर्सेज हैं जो बहुत सारी साइट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोर्सेरा प्रोवाइड और एडेक्स, एक एडेक्स है, उसके ऊपर एम्बेडेड का बहुत अच्छा कोर्स है जो आपको स्टार्टिंग से एंड तक पूरा एम्बेडेड सिखाएगा। तो एम्बेडेड को इंडस्ट्रीज़ में मेन स्किल सेट, इंडस्ट्रीज़ का मेन स्किल सेट बस यही है कि जैसे आपको डिफेंस फील्ड में जाना है तो डिफेंस में ये एंटीना वगैरह ये सब चीज़ें हैं, इसके ऊपर आप जितना रेडार एंटीना इस सब के ऊपर जितना काम करोगे वो उसके अंदर बहुत आता है। एंड अगर आपको एम्बेडेड फील्ड में जाना है, बट अब जो ट्रेंड आ चुका है उसके अंदर ये है कि जो VLSI और ये सब का काम है ये बहुत हाई लेवल पे हो रहा है, तो उसके लिए आपको स्पेशलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि स्पेशलाइजेशन या एमटेक या PhD हो तब जाके उस लेवल पे आ पाओगे। तो उसके लिए आपको इतने लेवल पे जाने के लिए आपको स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा काम करना पड़ेगा। काम जैसे किसी स्टार्टअप में शुरू से सीखो, वहाँ पे PCB डिज़ाइनिंग सीखो, एंड जितने भी स्किल सेट्स हैं आपको वहाँ स्टार्टअप पे काम करके देखने पड़ेंगे और वहाँ सीखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का ये होता है कि उनको स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए जिनको एक्सपीरियंस हो 1 या 2 साल का। तो वो 2 साल का एक्सपीरियंस कैसे आएगा, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज तो आपको काम नहीं दे रही हैं उसमें करने के लिए। तो उसके लिए आपको स्टार्टअप्स में काम करना होगा, जितनी भी अमाउंट पे मिले, अमाउंट मैटर नहीं करता, बट आपको वो देखना पड़ेगा कि आपको वहाँ सीखने को कुछ मिल रहा है या नहीं। सो जहाँ सीखने को मिले वहाँ घुस जाओ, तभी स्किल बढ़ेंगे, तभी आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ेगा और तब आपको ये कंपनीज अलाउ करेंगे आने के लिए। जोरावर का क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस डेवलपमेंट, कंप्यूटर विज़न डेवलपमेंट वर्सेस डेटा साइंस। ओके, सो आज के टाइम पे कंप्यूटर विज़न बहुत ज़्यादा पीक पे चल रहा है, बिकॉज इसके लिए रिसोर्सेज अब बहुत ज़्यादा अवेलेबल होने लगे हैं। जेटसन नैनो एंड ये बहुत सारे और डिवाइसेस हैं जो एनवीडिया प्रोवाइड कर रहा है। और अब कंप्यूटर विज़न के अंदर बहुत, जैसे अभी कोविड के लिए या जो भी मेडिकल साइंसेस है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं ये कंप्यूटर विज़न से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। एंड तो दोनों फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको डेटा साइंस में काम करने का ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि इंसाइट्स निकालने हैं उस डेटा के अंदर, तो आप डेटा साइंस की तरफ जा सकते हैं। बट अगर बहुत इंटरेस्ट है कि पर्सन डिटेक्शन में, या एक कैमरा को किसी एनिमल पे पॉइंट करो और वो बताए कि कौन सा एनिमल है, तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर विज़न में आएंगी। हाउ टू मैनेज, अमन गुप्ता का कमेंट, हाउ टू मैनेज गेटिंग मार्क्स इन सेमेस्टर एंड गेटिंग स्किल बेस्ड वर्क। ओके, सो अमन, इसके लिए तो बस एक ही सॉल्यूशन है, एग्ज़ाम जब होने वाले हों उससे 1 हफ़्ता पहले पढ़ने लग जाओ, बाकी सारी चीज़ें छोड़ के। उसके पहले तुम्हें जितना भी स्किल बेस्ड वर्क करना है, जितना भी प्रोजेक्ट करना है वो करो। और हमारे कॉलेजेस के अंदर लैब्स में बहुत सारा मटेरियल होता है, बहुत सारे अप्लाइंसेस और डिवाइसेस होते हैं जिनको हम कभी यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर किसी को भी एम्बेडेड फील्ड या EC फील्ड में डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो उन डिवाइसेस को एक्सप्लोर करो जितना ज़्यादा हो सके। अगर कोई साथ में नहीं भी आ रहा है तो भी खुद जाके उस डिवाइस को एक्सप्लोर करो, टीचर और लैब असिस्टेंट से पूछो कि ये कैसे काम करेगा, कैसे नहीं करेगा, तभी आप EC फील्ड के अंदर ज़्यादा अच्छे से एक्सपोजर ले पाओगे। सो जोरावर, कंप्यूटर विज़न का मटेरियल मोस्टली आपको पाई इमेज सर्च पे मिलेगा। पाई इमेज सर्च एक वेबसाइट है जिस पे बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं हर एक चीज़ के, तो वो आपको ज़ीरो से सब कुछ टॉप लेवल तक सब कुछ सिखाएगा। इमेज प्रोसेसिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है। वो इमेज प्रोसेसिंग से सपोज़ कैमरा की लाइटनिंग बहुत बेकार आ रही है, या कहीं अगर हेजीनेस इफेक्ट है, नॉइज़ है कैमरा की इमेज के अंदर, तो उसको पहले इमेज प्रोसेसिंग से प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हम न्यूरल नेटवर्क को देते हैं। बिकॉज अगर न्यूरल नेटवर्क को क्रैप देंगे तो वो आंसर में भी क्रैप देगा। तो कुछ कोर्सेज भी हैं जो आप ले सकते हो। बाकी यूडेमी एंड कोर्सेरा पे बहुत सारा मटेरियल है कंप्यूटर विज़न के लिए। तो फाइनेंशियल
ओके, सो अगर किसी को और कोई डाउट हो तो सीधा लिंक्डइन पे मैसेज कर सकता है, एंड ईमेल आईडी दे रखी है। तो अच्छे से जितने भी क्वेश्चंस हों जो आज नहीं सॉल्व हो पाए वो सब बना के एक बड़ा सा मेल। एंड ओके, बाय, थैंक यू।